नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी मित्र सही होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बात करें 2017 यूपी लेखपाल यानी कि चकबंदी विभाग में जो हमारे मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2017 के फर्स्ट शिफ्ट के हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज हम मैथ में क्या करेंगे, कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में मैथ से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला है, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने पिछले साल के क्वेश्चन कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2017 की बात करें, जो चकबंदी विभाग होता है, चकबंदी लेखपाल की बात करें, इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया था, ठीक है, डेट तो नहीं याद है हमें कि कौन सी डेट थी, लेकिन ये 2017 का हमारा कौन सा फर्स्ट शिफ्ट का आज हम पेपर डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके चकबंदी लेखपाल 2017 में मैथ में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुछ क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ प्रश्न आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए टाइम न लगाते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, याद रखेंगे, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। पहला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 59 और 54 को विभाजित करने पर, जो 59 व 54 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 व 5 शेष देती है, क्रमशः 3 व 5 शेष देती है, 5 शेष देती है। और इसके लिए हम ऑप्शन देंगे। ऑप्शन आपके पास है 7, 3, 5। 7 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है, 7। ये हमारे पास ऑप्शन है। ये आपसे चकबंदी लेखपाल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करते हैं और हम आपको किस तरीके से कराते हैं, ये चीज़ भी आपको समझने लायक है, क्योंकि हम वो तरीका बताएंगे जिससे आपका टाइम भी बचे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम करेंगे 2 तरीके आपको सिखाएंगे। एक तो तरीका सिखाएंगे, डायरेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे वो भी सिखाएंगे। हालांकि इसका मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, उसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। लासा मासा एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसमें मैंने लासा मासा चुटकियों में कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें सिखाई है। यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो लासा मासा एक बार जरूर देखना, और आपके सिलेबस में दे रखा है। तो कह रहे हुए सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी, तो आप हमारे पास क्वेश्चन में क्या 59 और आपके पास क्या दे रखा है, 54 दे रखा है, 59 54 दे रखा है। मैंने आपसे ऑफिस में पूछा गया बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के लिए मैंने आपको क्या बताया था, बड़ी संख्या हमेशा क्या होती है, एचसीएफ होती है। यदि यहाँ पर छोटी संख्या की बात होती तो छोटी संख्या क्या होती है, आप कहेंगे एलसीएम, यानी कि बड़ी संख्या का मतलब होता है एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था कि दोनों नंबरों को आपस में घटा देना, घटाने पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा घटाने पर, 54 5 59 होता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 आएगा। और फिर मैंने बताया था कि मासा क्या होता है, मासा 2 संख्याओं का अंतर, या तो अंतर ही मासा कहलाएगा या तो उसका कोई फैक्टर कहलाएगा, या तो अंतर कहलाएगा या तो कोई फैक्टर कहलाएगा। बताइए 5 का भाग आप देंगे 59 में, क्या 3 शेष बचेगा क्या, 5 का भाग देंगे 59 में 3 बचेगा क्या, तो आप कहेंगे 5 का भाग देंगे 59 में तो 11 5 55 4 बचेगा, यहाँ पर 4 शेष नहीं बचना चाहिए। यानी कि हमारे पास पहला ऑप्शन क्या हो गया, पहला हमारे पास है ये जो 5 वाला ऑप्शन है ये तो हमारा कट हो गया। यानी ऑप्शन से आप कैसे करेंगे, और जो तरीके से देखा वहां से नहीं आया अपना, अब ऑप्शन से हम करने वाले हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको लास्ट मास यदि आपने हमारा चैप्टर देखा होगा या देखेंगे तो आपको तरीका मैंने बताया, तरीका भी बताया, लेकिन हर क्वेश्चन का मैंने आपको ऑप्शन से भी बताया है। लासा मासा के प्रत्येक सवाल को आप लासा से कर सकते हैं, मैंने ऐसी ट्रिक आपको बताई है।
तो ये 5 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बात हुई थी। बताइए सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या पहले 7 चेक करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 8। 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, तो आप कहेंगे 8 7 56, 56 3 59, तो हो सकता है हमारा 8 सही हो जाए। अब 8 का भाग देंगे 54 में, तो 8 6 48, 48 6 54 होता है। यहाँ पर क्या है 5 आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब बड़ी संख्या 7 है, 7 का भाग देंगे 7 56, 3 बचेगा, बिल्कुल सही है। 7 का भाग देंगे 54 में, 7 7 49, 49 5 54, तो आप कहेंगे ये भी सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, तो आप कहेंगे पहला सही हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7 होगा। 7 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 59 और 54 में भाग देने पर क्रमशः 3 और 5 शेष बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन आप समझ आया होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कुछ इस क्वेश्चन में खास नहीं था, आप ऑप्शन से डायरेक्टली कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक अर्धगोले का आयतन, दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक अर्धगोले का आयतन, यदि एक अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, यदि एक अर्धगोले का आयतन, यदि एक अर्धगोले का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपको बताना है उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एक कोई अर्धगोला है, गोला एक होता है संपूर्ण, एक होता है अर्धगोला। एक हाफ हमारे पास क्या है, इस करेंगे आप गोला है, यानी कि अर्धगोला है जिसका आयतन आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको अर्धगोले का आयतन पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे। साथ ही साथ आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। तो देखिए अर्धगोले की यदि हम बात करें तो अर्धगोले का हमारे पास आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे अर्धगोले का आयतन हमारे पास होता है 3/2 पाई आर क्यूब। क्या होता है, तो आप कहेंगे 3/2 पाई आर क्यूब हमारे पास क्या होता है, इसका क्या होता है, तो आप कहेंगे 3/2 पाई आर क्यूब हमारे पास इसका होता है, अर्धगोले का आयतन होता है। और ये आयतन किसके बराबर दे रखे, तो आप कहेंगे 18 पाई के बराबर। यानी याद रखेंगे ये क्या है, तो आप कहेंगे अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले के आयतन को अर्धगोले के बराबर हम करेंगे। पाई से आप पाई काट देंगे, पाई से क्या करेंगे, पाई काटेंगे। 3 से आप काटेंगे 6 बार कटेगा, 3 से काटेंगे आप कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 6 बार कटेगा। ठीक है, क्या होता है 2/3 होता है, यहाँ पर 2/3 होता है, याद रखेंगे क्या होगा 2/3, 2/3 होता है। और यहाँ पर 2 से आप काटेंगे, 2 नहीं 18, 9 बार कटेगा, और 9 3 क्या हो जाएगा 27। यानी कि आर क्यूब का मान क्या आएगा, तो आप कहेंगे 27 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देखिए 2/3 होता है, क्योंकि संपूर्ण का क्या होता है 4/3 होता है, संपूर्ण का होता है 4/3, और संपूर्ण का आप आधा करेंगे तो आधा में 2 का भाग देंगे, जब 2 का भाग देंगे तो 2/3 ही तो आएगा, याद रखेंगे 2/3 आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आयतन दे रखा था 18 पाई, लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 18 पाई। पाई से पाई काटेंगे, 2 से काटेंगे 9 बार, 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो आर क्यूब का मान 27 आ गया। तो आर की वैल्यू आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि मैंने क्यूब निकाल दिया। अब आपसे कहा गया है कि आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है 3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 3 पाई आर क्यूब हमारे पास होता है। ठीक है, 3 पाई आर क्यूब हमारे पास होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्यूब तो उसमें होता है आयतन में, और हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल क्या होता है आप कहेंगे स्क्वायर होता है। तो बताइए लिखेंगे 3 गुणा पाई की वैल्यू पाई लिख देंगे, इंटू आर की बात करेंगे, आर की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है 3 के स्क्वायर आप करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 3 त्रिक 9 3 27, तो आप कहेंगे 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बात समझेंगे,
एक अर्धगोले का आयतन आपके पास 18 पाई दे रखा है। यहाँ से अर्धगोले का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालेंगे 3 आ जाएगी। आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया जो कि क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि अर्धगोला पढ़ रहे हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 पाई की वैल्यू पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आपके पास पता है 3, 3 के स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक 9 3 27। आपका आंसर क्या आ जाएगा 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। और ये सबके सब क्वेश्चन कहाँ पूछे गए, तो आप कहेंगे 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में लेखपाल के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माना ए कामा बी दो संख्याएं हैं। तीसरा क्वेश्चन है माना ए कामा बी दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं। माना ए कामा बी दो संख्याएं हैं, ए व बी का मासा 4 है। ठीक है, ए व बी का मासा 4 तथा लासा 400 है, तथा लासा 400 है। ठीक है, मासा 4 है, लासा कितना है आप कहेंगे 400 है। ठीक है, तो ए व बी की संख्याओं के युग्म का मान क्या होगा, तो ए व बी की संख्याओं का युग्म क्या होगा, का युग्म होगा। युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़ा। क्या होता है जोड़ा, यानी कि ए और बी की संख्याएं बताइए, उनका युग्म बनाने पर, एक जोड़ा बनाने पर अधिकतम मान कितने आप बना सकते हैं, अधिकतम मान कितने संभव है। ठीक है, यानी अधिकतम मान कितने संभव है आपको ये बताना है, अधिकतम मान कितने आप बना सकते हैं, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो देखिए दो संख्याएं हमारे पास ए और बी दे रखी हैं, जिनका मासा भी आपको पता है 4 है, लासा भी आपको पता है 400 है। तो आप जानते हैं माना पहली संख्या हमारे पास 4 है, दूसरी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे यानी पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी है। आपने सुना होगा सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से क्या होती हैं, कटती हैं। यानी कि दो ऐसी संख्याएं जिनकी आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होता है, दोनों कैसी होती है, सहअभाज्य संख्या होती है, जो एक दूसरे से नहीं करती हैं। तो यहां पर भी मान लेंगे ए और बी कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे सहअभाज्य संख्या है। क्या मान लेंगे, सहअभाज्य संख्या है। तो पहली संख्या मानेंगे 4a मल्टीप्लाई दूसरी संख्या क्या मानेंगे 4b मान लेंगे। ठीक है, 4a 4b मान लेंगे। बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, लासा मासा चैप्टर में पढ़ाया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। वो सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, मासा गुणा लासा। क्या ये सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, आप कहेंगे बिल्कुल। फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा किसके बराबर होता है, मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप कहेंगे कि 4 से ये 4 कटेगा, इस 4 से इससे 4 को काट देंगे, तो आप कहेंगे a मल्टीप्लाई बी बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि a और b का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मान आएगा, 100 आएगा। अब a और b की वो अधिकतम जोड़े बताने हैं, वो अधिकतम युग्म बताने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए, एक जोड़ा भी बन जाए। तो आप कहेंगे इसमें एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, क्या 100 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, और 100 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 100 बन जाएगा। दूसरा क्या जोड़ा बन सकता है, तो आप कहेंगे 25 गुणा 4, 25 गुणा 4 भी क्या होता है, आप कहेंगे 100। और ये दोनों कैसे संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। साथ ही साथ ये कैसी है, तो आप कहेंगे सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, सहअभाज्य संख्या है। तो बताइए क्या इसके अलावा और आप 100 के ऐसे फैक्टर कर सकते हैं क्या, 100 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए और दोनों संख्याएं कैसी हो, सहअभाज्य हो जाए। आप कहेंगे 50 गुणा 2 कर दीजिए, 50 गुणा 2 कर दीजिए, 50 गुणा 2 100 तो हो जाएगा, लेकिन सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी, क्योंकि 2 से ये 50 कट जाएगा, ये तो 25 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 का 1 हो जाएगा। तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं होती है। सहअभाज्य संख्याओं के जोड़े हमेशा बनाने होते हैं। ठीक है, तो इसमें मात्र 2 ही जोड़े बनेंगे, 2 के अलावा कोई तीसरा जोड़ा नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर आएगा अधिकतम कितने आप जोड़े बना सकते हैं, अधिकतम आप 2 जोड़े बना सकते हैं। कितने, 2 जोड़े आप बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा था।
बात करेंगे हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या यदि हम 4 की बात करें तो 4 हमारे पास दे रखा है ए व बी एक खाली टंकी को क्रमशः ए व बी, क्वेश्चन नंबर 4, ए व बी एक खाली टंकी को क्रमशः 30 मिनट 60 मिनट में भर सकते हैं। 30 मिनट 60 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि 30 मिनट 60 मिनट पे ये क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे भर सकते हैं। ठीक है। नल सी एक भरी टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। 45 मिनट में क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे खाली कर सकता है। ठीक है। टंकी भरने में कितना समय लगेगा, टंकी भरने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछा गया है कि टंकी को भरने में समय कितना लगेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले दो नल है ए और बी, ये 30 मिनट 60 मिनट में क्या करते हैं, जब मिलकर काम करते हैं तो ये टंकी भर जाती है, यानी कि ए 30 मिनट में भर सकता है 60 और बी 60 मिनट में भर सकता है। अब तीसरा एक बंदा सी आ जाता है, वो क्या करता है, वो टंकी खाली करता है और अकेले जब टंकी खाली करने बैठता है तो 45 मिनट भर जाता है। अब आपसे कहा गया तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि दो तरफ से तो पानी भरता रहे, तीसरी तरफ से पानी निकलता रहे, ऊपर से भरता रहे नीचे से निकलता रहे, तो टंकी कब भर जाएगी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए बात करेंगे, यहाँ पर 3 लोग हैं ए बी सी। ए क्या कर रहा है, 30 मिनट में भर रहा है, बी 60 मिनट भर रहा है, जबकि ये 45 मिनट में खाली कर रहा है। जो खाली कर रहा है उस पर हम माइनस लगा दे रहे हैं और जो भर रहा है उस पर हम क्या लगा दे रहे हैं, प्लस लगा दे रहे हैं। ठीक है। चलिए इनका हमेशा एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम कहेगा तो आप कहेंगे एलसीएम आ जाएगा 180 आ जाएगा। 180 में जब आप 30 का भाग देंगे 30 का 18, इसमें भाग देंगे तो 36 का 18 और इसमें भाग देंगे तो 45 चौको होता है ना, 45 चौको 180 आप कहेंगे बिल्कुल। यानी कि ए की क्षमता क्या है, ए तो ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता क्या है 3 है और सी की क्षमता क्या है 4 है। ठीक है 4 है। तो देखिए ये दोनों मिलकर भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है, ये तो मिलकर भर रहा है, ये खाली कर रहा है। आपसे पूछा गया है कि टंकी को भरने में कुल समय कितना लगेगा। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को तो आपको जोड़ देना है, तो 6 3 क्या हो जाएगा 9। ये एक बार में 9 लीटर भरते हैं और ये क्या करता है, एक बार में 4 लीटर खाली कर देता है। और जब तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो बताइए एक बार में पानी कितना जाएगा, तो आप कहेंगे 5 लीटर तो जाएगा। कितना जाएगा 5 लीटर, क्योंकि 9 लीटर तो भरा जा रहा है, 4 लीटर तुरंत बाहर निकला जाएगा। ऊपर से 9 लीटर डाला गया ए और बी के माध्यम से और सी के माध्यम से 4 लीटर बाहर कर दिया गया, तो कुल मिलाकर एक बार में 5 लीटर तो पानी जा रहा होगा। तो पानी हमारे पास है कितना, आप कहेंगे 180, तो 180 में कितना समय लगेगा, तो आप 5 का भाग दीजिए, तो 5 दूना 10 18 दूनी 36, आपका आंसर क्या आएगा 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट में वो टंकी भर जाएगी। कितने मिनट में भर जाएगी, तो आप कहेंगे 36 मिनट में टंकी भर जाएगी। ये दोनों भर रहे थे, दोनों को जोड़ दिए, खाली कर रहे, यानी कि 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरा जा रहा है। 1 मिनट में ये दोनों 9 लीटर भर रहे थे, लेकिन ये तीसरा बंदा खाली कर रहा है 4 लीटर, तो कुल मिलाकर 1 मिनट में 5 लीटर जा रहा है। तीनों को साथ में खोल दिया, हमें 180 लीटर की टंकी भरनी है और 5 के हिसाब से प्रति मिनट 5 लीटर भरा जा रहा है, तो 5 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 36 मिनट में इस टंकी को आप पूरी तरह से भर सकते हैं। ठीक है। जब तीनों को एक साथ खोल देंगे तो 36 मिनट में टंकी भर जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 हमारे पास क्या है, ए व बी एक कार्य को क्रमशः 60 दिन और 90 दिन में कर सकते हैं। ए व बी एक कार्य को क्रमशः 60 दिन 90 दिन में कर सकते हैं।
कर सकते हैं। ठीक है, सी की सहायता से उन्होंने कार्य 20 दिन में पूरा किया। सी की सहायता से उन्होंने कार्य 20 दिन में पूरा किया। 20 दिन में पूरा किया, 20 दिन में पूरा कर लिया। उनके द्वारा अर्जित कुल आय, उनके द्वारा अर्जित कुल आय 36,000 रुपये है। तो सी की बताने आय क्या है, 36,000 रुपये। तो सी की आय बतानी है, सी की आय क्या होगी आपको ये बतानी है। ठीक है, तो बोला गया है कि ए और बी क्रमशः कार्य करते हैं 60 दिन में, ए करता है 60 दिन में, बी करता है 90 दिन में। अब सी की जब मदद लेते, बी की सहायता ले लेते, तो वो काम कितने दिन में खत्म हो जाता है, आप कहेंगे 20 दिन में खत्म हो जाता है। अब आपको ये बताना है, और कुल मिलाकर की इनकी सैलरी क्या है, कुल आय क्या है, 36,000 रुपये। आपको बताना है सी को कितनी सैलरी दी गई, सी की आय क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए 3 लोग हैं, ए बी सी। ए करता है 60 दिन में, बी करता है 90 दिन में, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ये जब तीनों मिल जाते हैं तो ये कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। ये तो बोला गया है कि सी की सहायता से 20 दिन में करते हैं, यानी कि सी की सहायता कौन कौन लेते हैं, ए और बी। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 20। ए अकेले 60 दिन में करता है, बी अकेले 90 दिन में करता है। जब तीनों मिल जाते हैं 20 दिन में काम हो जाता है। इनका आप एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे एलसीएम क्या आएगा, 180 आ जाएगा। 180 एलसीएम लेंगे, 60 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 90 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 20 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब बताइए, ये तो ए की क्षमता है, ये बी की क्षमता है। यदि आपसे सी की क्षमता हम पूछना चाहें तो क्या आप बता सकते हैं क्या, आप कह सकते हैं बिल्कुल, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो सी की क्षमता क्या होगी, तो आप कहेंगे 5। क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4। 4 क्यों, क्योंकि इन सबका टोटल क्या है, तो आप कहेंगे 9। बताइए 3 2 5, तो सी की क्षमता क्या होगी, आप कहेंगे 4 होगी। सी की क्षमता क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में इन तीनों की कुल क्षमता दे रखी है, तीनों की आय कितनी दे रखी है, तो बताइए तीनों की आय है कितनी, 3 2 5 4 9, तीनों की तो 9 दे रखी है, और 9 बराबर किसके, तो आप कहेंगे 36,000 के। कुल आय 36,000 है ना तीनों की आय, तो आप 9 से काटेंगे, नचो को 36, यानी कि 1 बराबर आप क्या कहेंगे, 1 बराबर 4,000 के। 1 बराबर 4,000 के। अब आपसे पूछा गया सी की आय बताइए, और सी की आय कितनी है, तो आप कहेंगे 4। 4 में 4,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 16,000। क्या आ जाएगा, 16,000। यानी कि सी की वैल्यू 16,000 आ गई। यदि आपसे बी की वैल्यू पूछी जाती तो आप बी की वैल्यू क्या बताते, 4 दूनी 8,000। क्या बताते, 8,000। यदि आपसे ए की वैल्यू पूछ ली जाती तो आप कहते 4 3 12,000। क्या बोलते हैं, 12,000। अब सबको जोड़िए, 12 20 और 20 16 क्या होता है, 36। कुल टोटल मिलाकर हमारे पास कितना था, 36 ही तो था। तो आपसे सी की वैल्यू पूछी गई थी, आप सी की वैल्यू बता सकते हैं। मैंने आपको ए की भी बता दी, बी की भी बता दी, आप सबकी भी निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वो सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, प्रश्न संख्या हमारे पास 6 क्या है, शिल्पा ने एक दूरी 30 घंटे में, शिल्पा ने एक दूरी 30 घंटे में, एक दूरी 3 घंटे में, 3 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 3 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की, और उतनी ही दूरी तय की, और उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की,
औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। औसत गति किलोमीटर पर आवर में बताइए। आप जानते हैं औसत गति क्या होती है? औसत गति होती है कुल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय को हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले शिल्पा क्या है, कुल मिला के सूत्र क्या होता है? आप कहेंगे औसत गति का सूत्र क्या होता है? औसत गति की बात करें तो औसत गति का सूत्र क्या होता है? टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी बाय टोटल टाइम यानी कि कुल समय, यही तो होता है। अब इस सवाल में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? कुल दूरी पता होनी चाहिए, कुल समय पता होना चाहिए। अब सवाल में तो दूरी कहीं दे नहीं रखी, लेकिन हमारे पास समय दे रखा है, हमारे पास चाल दे रखी। तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। तो बताइए दूरी निकालेंगे तो चाल हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे 20 है, समय कितना है? 3 है। आप कहेंगे हमारे पास दूरी कितनी आ गई? दूरी हमारे पास आ गई 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। कितनी आ गई? 20 60, 60 किलोमीटर हमारे पास दूरी आ गई। ठीक है, तय की। और उतनी ही दूरी यानी कि जितनी ये दूरी है उतनी ही दूरी को 15 किलोमीटर की गति से तय की। यानी कि इसने क्या किया? इसने भी 60 किलोमीटर की दूरी तय की और इसने भी 60 किलोमीटर की दूरी तय की, क्योंकि उतनी ही बोला है। तो कुल मिलाकर 60 किलोमीटर ये हो गई, 60 किलोमीटर ये होगी। तो आप कहेंगे कुल दूरी कितनी होगी? 60 दूना 120, 120 हो जाएगी। क्या ये चीज समझ आएगी मैंने 120 क्यों लिखा? 60 के हिसाब से इसने 60 किलोमीटर दूरी इसने तय की और दूसरे व्यक्ति ने भी 60 किलोमीटर तय की। स्पीड में अंतर, इसकी स्पीड क्या? 15 है। तो कुल मिलाकर दूरी हमारे पास 120 आ गई। अब क्या होता है? कुल समय, इसका समय तो हमें पता है 3 घंटे लग रहा है, लेकिन अभी इसका समय तो नहीं पता है। इसका समय क्या पता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन इस दूरी में यदि इसकी स्पीड का हम भाग दे दें, 15 का भाग दें, 15 चौको 60, यानी कि ये 4 घंटे में 60 किलोमीटर तय करेगी। तो आपको पता होगा। तो 4 घंटे ये, 3 घंटे ये, आप कहेंगे 7 घंटे। कितने घंटे? 7 घंटे। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा? आप कहेंगे आंसर होगा। मैंने कैसे किया आपको समझ आया होगा। आपको भी इसी प्रकार से करना है। बिल्कुल अब बेसिक लिखने की जरूरत नहीं कि एक एक पॉइंट आप लिखो डायरेक्ट। हालांकि मैंने बता दिया, आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं थी। अब मैंने इसको ऐसे डायरेक्ट भी करना था। देखा बीतते 60, 60 ये 60 ये 60 60 120। ठीक है, 3 इसका समय, 15 चौको 60, तो 4 3 7 यानी कि 120/7 हो गया सवाल। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है। इनमें टाइम क्यों हम वेस्ट करें? ये 6 नंबर हो गया अपना। क्वेश्चन 7 की बात करें, लिखा है यदि अल्फा एक कोण की माप है, यदि अल्फा एक कोण की माप है, एक कोण, अल्फा एक कोण की माप है जो इसके संपूरक के बराबर है, जो इसके संपूरक के बराबर है, इसके संपूरक के बराबर है। संपूरक के क्या है? तो आप कहेंगे बराबर है। ये संपूरक के क्या है? आप कहेंगे बराबर है। ठीक है, और बीटा एक कोण का माप है। बीटा भी क्या है? एक कोण का माप है। एक कोण का माप है, एक कोण का माप है जो इसके पूरक के बराबर है, जो इसके पूरक के बराबर है। पूरक के क्या है? तो आप कहेंगे बराबर है, पूरक के बराबर है। अल्फा बाई बीटा की वैल्यू बताइए। अल्फा बटे बीटा का मान आपको बताना है, मान बताना है। यानी कि आपको अल्फा का मान पता होना चाहिए, आपको बीटा का मान पता होना चाहिए, तब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट एक मिले, एक संपूरक, एक मिला हमें पूरक। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संपूरक क्या होता है। दो ऐसे कोण, ठीक है, कि जिनको मिलाने पर 180 डिग्री बन जाए।
मान लेते हैं कोई एक, मैंने कहा 120 डिग्री, 120 में कितना कोण मिला दिया जाए कि वो संपूरक बन जाए। तो आप जानते हैं संपूरक का मतलब होता है 180, 120 में दिया आप 60 मिला देंगे, संपूरक बन जाएगा। यानी संपूरक का मतलब होता है अल्फा और बीटा के योग 180 होना चाहिए, दो कोणों के योग क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, और पूरक की बात करें दो कोणों के योग क्या होता है, 90 होता है, इतना अंतर होता है। संपूरक 180 होता है, पूरक क्या होता है आप कहेंगे 190 होता है। ठीक है। अल्फा की बात करें, अल्फा एक कोण है जो क्या इसके संपूरक का क्या है, बराबर है, संपूरक के बराबर है। ठीक है। जब संपूरक के बराबर है तो आप कहेंगे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे अल्फा की वैल्यू 180 आ जाएगी, 180 आ जाएगी। बीटा की बात करें तो आप कहेंगे बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 90 आ जाएगी। ठीक है। क्या ये चीज आपको समझ आ गई क्या, आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। अब आपसे अल्फा और बीटा की वैल्यू आपसे पूछेगी तो आप क्या करेंगे, 180/90 करेंगे, काट देंगे तो आंसर आप क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यही तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें करना है क्या है, पूरक का मतलब 180, संपूरक का मतलब 180 और पूरक का मतलब 90। 180 में 90, क्योंकि अल्फा बटे बीटा पूछा गया तो आप 180 बटे क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे किसका, तो आप भाग देंगे किसका, 90 का। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 7 नंबर था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है आपके पास, क्या है, रमेश ने एक बॉक्स सुरेश को 10% लाभ पर बेचा। रमेश ने एक बॉक्स, ठीक है, सुरेश को 10% लाभ पर बेचा। सुरेश को 10% लाभ पर 10% लाभ पर क्या किया, बेच दिया। ठीक है। सुरेश ने इसे गणेश को 20% लाभ पर, सुरेश ने इसे गणेश को 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ पर क्या किया, बेच दिया। सुरेश की 44 रुपए का लाभ हुआ, यानी सुरेश को 44 रुपए का लाभ हुआ। सुरेश को 44 रुपए का लाभ हुआ। सुरेश को क्या हुआ, आप कहेंगे 44 रुपए का लाभ हुआ। तो रमेश का क्रय मूल्य बताना है, तो रमेश का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको बताना है, यानी कि सीपी आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे चेकबंदी लेखपाल 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। रमेश ने क्या किया, एक बॉक्स खरीदा, 10% लाभ पर सुरेश को बेच दिया। सुरेश ने क्या किया, रमेश से खरीदने के बाद उसने गणेश को 20% लाभ पर बेच दिया। अब आपसे पूछा गया कि रमेश ने कितने रुपए में खरीदा था। तो देखिए, मान लेते हैं जो रमेश है इसने 100 रुपए में खरीदा था, 100% में खरीदा था, और इसने क्या किया, इसने सुरेश को बेच दिया, और कितने परसेंट पर, 10% लाभ पर बेचा। तो सुरेश ने कहीं ना कहीं 110 रुपए की खरीदी होगी। भाई रमेश ने क्या किया, रमेश ने 100 का खरीदा था और 10% लाभ पर बेच दिया, मतलब 110 पर बेच दिया होगा। तो रमेश का क्रय मूल्य ये है और सुरेश का क्रय मूल्य ये। अब सुरेश ने क्या किया, सुरेश ने भी बेच दिया, किसे बेच दिया, इसने गणेश को बेच दिया। कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर। तो इसका आप निकालेंगे 20% लाभ, यानी कि 120 निकालेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 12-11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 132। क्या, 132। यानी कि सुरेश ने 110 का खरीदा था, 132 में बेचा, तो सुरेश को कितने का फायदा हुआ, तो आप कहेंगे सुरेश को फायदा हो जाएगा कितने का, तो बताइए 22 का क्या फायदा हो जाएगा, क्या, बिल्कुल हो जाएगा। और सवाल में बोला गया है कि सुरेश को 44 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 22% किसकी, आप कहेंगे 44 के। 1% की बात करेंगे तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी, 2। आपसे पूछा गया रमेश ने कितने में खरीदा था, रमेश ने 100 में खरीदा था,
1 बराबर 2 के, तो बताइए 100 बराबर किसके, तो आप कहेंगे 200 के, किसके 200, 200 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपसे पूछ लेता कि सुरेश का बताइए क्रय मूल्य क्या है, तो इसमें क्या करते, 110 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से बता सकते। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, ठीक है, आसानी से आप कर सकते थे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। अगला प्रश्न हमारे पास, ये प्रश्न नंबर 8 था। प्रश्न नंबर 9 की बात करें। प्रश्न नंबर हमारे पास 9 क्या दे रखा है, लिखा है एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में, एक राशि साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 2100 तथा 7 वर्षों में 2550 रुपए हो जाती है। तो आपसे पूछा गया ब्याज की दर बताइए, तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2100 रुपए हो जाती है, और इसके बाद में 7 वर्ष में क्या हो जाती है, 2550 हो जाती है। तो आपको बताना है ब्याज की दर क्या होगी साधारण ब्याज के हिसाब से। तो देखिए 4 वर्ष में कितना हो रही, तो आप कहेंगे 4 वर्ष में ये 2100 रुपए हो जाती है, 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2550 हो जाती है। यदि हम यहाँ से 3 वर्ष का निकालना चाहें, इन दोनों का अंतर निकालना चाहें, तो बताइए 3 वर्ष में क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 0, 5 और 4। ठीक है ना। 3 वर्षों में ब्याज कितना निकलेगा, आप कहेंगे 3 वर्षों में निकलेगा 45। 1 वर्ष का निकालना चाहे तो आप कहेंगे 15 ते 45, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 150 होगा। अब आप इस कंडीशन से भी आंसर निकाल सकते हैं। इस कंडीशन से हम मान लेते हैं ऊपर वाली कंडीशन से आंसर निकालना चाहते हैं, तो 1 साल का ब्याज 150 रुपए है, तो बताइए 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौको 60, यानी कि 600 रुपए हो जाएगा। 4 साल का ब्याज का हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपसे पूछा गया ब्याज की दर बताइए। आपको बहुत अच्छे से पता होगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100, यही तो होता है। आपसे आर की वैल्यू पूछी गई, आपके पास में ब्याज कितना है, 600 है, बराबर मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे ये हो जाता है। तो ये तो हमारे पास अमाउंट था, ये भी हमारे पास अमाउंट था। बताइए अमाउंट में से यदि हम ब्याज घटा दें मूलधन आ जाएगा। आप कहेंगे 2100 में 600 घटा देंगे, 1500 हमारे पास क्या होगा, मूलधन। तो यहाँ पर 1500 तो मूलधन आ जाएगा। मल्टीप्लाई आर की वैल्यू निकालनी, समय क्या है इसके लिए, 4 साल है, और बटे क्या आप कहेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 15 चौको 60, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 40 आ जाएगा। 4 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 10। बताइए आर की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे 10%। इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका 10% क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई क्या। यदि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हों तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आपको बताना है। ठीक है, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है कि प्रथम 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। प्रथम 567 प्राकृतिक संख्याओं का
समांतर माध्य बताना है, समांतर माध्य बताइए, समांतर माध्य बताना है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब प्राकृतिक समांतर माध्य आपसे पूछा जाता है तो पहली संख्या लास्ट की संख्या जोड़कर 2 का भाग देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब ये टॉपिक पढ़ाया था सांख्यिकी में कि समांतर माध्य एक प्रकार का औसत होता है, और औसत क्या होती है, पहली संख्या लास्ट की संख्या बटे 2। तो यहाँ पर भी क्या करना है, आपको लिखना है प्रथम लिखा है तो देखिए 1 के बाद में 2 3 ऐसे चलता रहेगा, कहाँ तक 567 तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा 567 तक। आपसे समांतर माध्य पूछा गया है तो समांतर माध्य क्या होता है, पहली संख्या और प्लस की लास्ट की संख्या बटे 2। बताइए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 567 है ना, 568 हो जाएगा, कितना 568 बटे 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौको। आपका आंसर क्या होगा, 184 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे समांतर जब प्राकृतिक संख्याओं का पूछा जाए तो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे आप 2 करेंगे तो आपका समांतर माध्य या फिर औसत निकल आता है। ठीक है, क्योंकि समांतर माध्य को ही हम क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। मैंने इसके लिए क्लास ली थी, उस क्लास में मैंने बताया था कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी नहीं होती है। 31, 36, 15, 12, 544, 12, 544 और 12, 96, लास्ट में 23, 832, 832। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें कौन सी नहीं है, ये हमारे पास। आपको कैसे, हमें कैसे पता चला, हमें से पता चला, मैंने आपको बताया था पूर्ण वर्ग संख्या न होने की कंडीशन लास्ट में कभी 2 नहीं आएगा, कभी 3 नहीं आएगा, कभी 7 नहीं आएगा और कभी 8 नहीं आएगा। ये संख्याएं इकाई अंक में नहीं हो सकती। यदि ये संख्याएं हैं तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। यहाँ पर 6 इसका मतलब है 6 तो इसमें है नहीं, 4 इसमें नहीं है और 6 भी इसमें नहीं है, और ये 2 इसमें आ गए तो 2 आ जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये कभी पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकती है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का क्या लिखा है, एक संख्याओं, ठीक है, एक संख्या और एक संख्या में 2/4, एक संख्या है कोई, एक संख्या और एक संख्या का दो बटे कितना है 4, ठीक है, 2/4 के बीच का अंतर 60 है, के बीच का अंतर 60 है। ठीक है, तो संख्या बताइए, संख्या आपसे पूछी गई है। तो एक संख्या मान लेते, वो संख्या हमारे पास x थी, क्या थी x, और उसी संख्या का 2/4 मतलब 2x/4 हो जाएगा। के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। बट ये आप एक माने क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 4 में से 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2x बटे क्या आएगा 4। ये किसके बराबर है, 60 के। 2 से आप काटेंगे 2 बार और 60 दूना क्या होता है 120, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 120। इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको आज 2017 चकबंदी लेखपाल के फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए, हालांकि सारे क्वेश्चन तो हम नहीं करा पाए, लगभग आपके कितने क्वेश्चन हो गए होंगे, लगभग 13-14 क्वेश्चन हो गए होंगे। आपको पता है 25 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने इस बार लेखपाल में। ठीक है, तो मैंने जितना हो सका इतने क्वेश्चन पहले इसमें क्लास में करा दिए, बाकी जो क्वेश्चन बचे नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो
इस 15 क्वेश्चन को करने में 1 घंटा पूरा हो गया है ना। हम नहीं चाहते कि ये घंटा हमारी ये क्लास 25 क्वेश्चन 1.5-2 घंटे की हो, ठीक है। तो अपनी छोटी क्लास रखेंगे और उस छोटी क्लास में हम क्या करेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लिखने में बच्चों बहुत समय लगता है, ठीक है। अब इसमें आपका ही सपोर्ट चाहिए कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, खुद सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बच्चों हमारा जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा तो बच्चों आपके लिए सारी चीज़ें सोची जाएंगी। अभी फ़िलहाल जो हमसे बन सकता है वो हम सब आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं बच्चों, लेकिन आपका भी सपोर्ट चाहिए। जिससे आपका सपोर्ट मिलेगा तो वो सारी चीज़ें आपको भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों बस आपसे लास्ट में विदा लेते हैं और मिलेंगे आपसे